तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस जगह पर हैं। सभी को दिख रहा है? एक मिनट। आप सभी को ये सिलेबस दिख रहा है यूपीएलटी का? बस थंब इम्प्रेशन, हर बात पर अगर मुझे पूछना है या बोलना है तो थंब इम्प्रेशन देंगे और मैं वहां से समझ जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है विशाल जी, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, दुष्यंत जी, यास्मीन खान जी, ठीक है सभी का एक बार। हम लोग देखिए, कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है, इसके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 में भी देखिए, यहाँ पर मैंने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताया, सुपरविजन बताया, बजट बताया। इन सारे पीडीएफ जो तक अभी तक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इन सभी के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप एंड हर एक टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ है और हर एक टॉपिक से थ्योरी भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, एग्जाम वन लाइनर भी है, थ्योरी भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल भी थ्योरी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपसे कि इसके साथ ही साथ एक जो हमारा डिटेल थ्योरी है, डिटेल थ्योरी के बाद हर एक टॉपिक से आपके अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लगभग 50 to 60 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से है, चाहे वो लीडरशिप टॉपिक हो, चाहे कितना भी छोटा टॉपिक क्यों ना हो, है ना। आप बेसिकली जैसे आप बुक्स में देखा होगा आपने कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन से ही आपको मिलता होगा पूरा, मतलब ये चैप्टर से ही सब मिलाकर आपको 200-150 क्वेश्चन मिल जाते होंगे, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन मिनिमम दिया हुआ है आपको। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आए यहाँ पर। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन, मीनिंग एंड ऑफ कैंप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप, टाइप्स ऑफ कैंप। तो कल हम लोगों का ये कैंप वाला जो है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक गड़बड़ आप लोगों को दिखाऊं, यूपीपीएससी के द्वारा ऐसा गड़बड़ी होता नहीं है लेकिन हुआ है, तो बोलिए तो मैं दिखाऊं आप लोगों को। चलिए तो दिखाता हूं एक गड़बड़ी आप लोगों को कि यूपीपीएससी के थ्रू क्या गड़बड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर कैंप के बाद फिर से जो नीचे का टॉपिक दिया हुआ है, यह टॉपिक ऊपर का ही मतलब कट कॉपी एंड पेस्ट है। मतलब आपका टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ कैम के बाद देखिए फिर से यहाँ पर इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल और इंटरमुरल स्टार्ट हो गया। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रिएशन स्टार्ट हो गया, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन, मीनिंग ऑफ कैम्प, एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैम्प, टाइप्स ऑफ कैम्प। देखिए ये चीज यहाँ भी आपका है। जैसे ही आपका टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद देखिए एक्स्ट्रामुरल। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये सिलेबस में डबल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कैंप तक तो पढ़ लिया है ना सभी लोग, एक बार थंब दिखाएं, सबने पढ़ लिया है? यस, आशु कुमार जी, प्रीति जी, भीम प्रकाश जी, यास्मीन खान, जो लोग रेगुलर हमारे क्लास में हैं उन सभी लोगों ने थंब दिखाकर ये बता दिया कि हाँ सर हम लोग एकदम तैयार हैं और हम लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं। उमाशंकर जी भी हैं। ठीक है, तो अब 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, तो अब क्या करना है, अब आना है चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। यानी कि अब हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो चलेगा। हम लोग हर एक सिस्टम और हर एक उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो लेवल पे हो और आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करना है। तो थोड़ा सा मैं डीप भी जाऊंगा ताकि आपकी अगर थ्योरी में क्वेश्चंस आएगी तो कैसे आप इसको करेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर है सेल एंड टिश्यू। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे सेल, ओनली सेल एंड टिश्यू। हो सकता है कि अगर टाइम मिलेगा तो टिश्यू पे भी जाएंगे, बट बेसिकली हम लोग सेल तक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ये पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसा कि हमारी परंपरा है कि हमेशा हम लोग एक टॉपिक खत्म करने के बाद, ठीक है, टॉपिक खत्म करने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लगाते हैं।
और वो एमसीक्यूज आपका 70% न्यू होगा, 30% रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। चलिए, सो लेट्स बिगिन एंड मूव टू द। ठीक है, सो ये आप सभी को पता है कि ये सुपर 60 से बैच चल रहा है और इस बैच में हम लोग यूपीएलटी और यूपीटीजीटी दोनों परीक्षाओं को कवर करेंगे। साथ ही साथ ये बुक है हमारा शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। अगर आज के ज़माने में भी बच्चे के पास अगर ये नहीं है और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही आवश्यक है। ये मैं नहीं कहूँगा, आपको जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं पढ़े हुए हैं इस बुक को, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं उनसे पूछिए इसकी इम्पोर्टेंस, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड सेल्स ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब जैसे सिस्टम हमारा जो होता है, बॉडी होता है, तो बॉडी में जो सिस्टम होते हैं या अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं ना। तो वैसे ही सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके सेल्स के ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, सेम यही चीज है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक अपना बंद कर लीजिए। किसी प्रकार का भी कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपको कोई दिक्कत है, आप अपना हाथ उठाइए, रेज करिए या मैसेज टाइप करिए। मैं मैसेज देख रहा हूँ, सभी की चैट पढ़ रहा हूँ मैं डेली, और सामने स्क्रीन पर मुझे चैट भी दिखाई दे रही है सबकी, तो डोंट वरी। आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी में बस आपको ये ध्यान देना है कीवर्ड्स। इट इज द स्टडी ऑफ या इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिए, एनाटॉमी हो और चाहे फिजियोलॉजी हो, दोनों ही ब्रांच है किसके, दोनों ही शाखा है किसके, बायोलॉजी के। ठीक है, बट और दोनों ही क्या है, दोनों ही साइंस है जो पार्टिकुलर स्टडी करते हैं। तो अब किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये बात याद रखिएगा, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की बात कही जाती है, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की बात कही जाती है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे बोन एंड ज्वाइंट, इन सब चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं और पार्टिकुलर सिर्फ बोन और ज्वाइंट्स के बारे में ही स्टडी कर, स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और यह भी स्टडी करता है किससे? अब यह हमारे एक ह्यूमन जो होता है, उस ह्यूमन के बॉडी में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चर से संबंधित और दूसरा होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स के फंक्शन से संबंधित और उसके सिस्टम से संबंधित। तो इसी प्रकार से जो फिजियोलॉजी होता है वह हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर, कि कौन सा ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, इसके बारे में, जब पर्टिकुलर हर ऑर्गन्स के बारे में, अब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सिस्टम फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? आपको ये बताना है, फटाफट मैसेज करके बताइए कि टोटल कितने सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसी तरीके से आपको बताने हैं कि टोटल एक इंसान के अंदर टोटल कितने सिस्टम काम करते हैं। फटाफट मैसेज टाइप करिए और मुझे आंसर बताइए अकॉर्डिंग टू यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तक किसी का भी आया नहीं मैसेज। 7, आनंद गुप्ता जी 7 बोल रहे हैं। आप लोग गिनने लगे लग रहा है, गिनेंगे तो नहीं मिलेगा, गिनेंगे तो नहीं मिलेगा और आप गलती कर जाएंगे। गिनना नहीं है। सर नहीं पता, आशु कुमार जी, ठीक है, एकदम सीधे, बढ़िया है, कोई बात नहीं है। चलिए,
तो मैं बता देता हूं कि टोटल आपके 11 सिस्टम होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं आप लोग इसको पता करके बताइएगा, मैं बताऊंगा नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। बस मैंने बता दिया, अगर नंबर पूछेगा तो 11 बताना है, आपको काउंट करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल क्या है? सबसे पहले बात हम सेल की कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमको लग रहा है स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सेल से शुरू करते हैं कि हर एक इंसान का जो बॉडी या कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, या एक सबसे छोटी इकाई जो जिससे कि किसी इंसान के स्ट्रक्चर को बनाया गया है, या उसको एक तरीके से कह सकते हैं ना कि अगर हम एक कोई मकान बनाते हैं, हम कोई एक घर बनाते हैं, तो घर में आप जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, जो ईंट की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो याद रखिएगा दो टर्म, कभी कभी आपका याद दिक्कत आ जाता है, और कई जगह पूछा गया है कि सेल क्या होता है, फंक्शनल होता है या स्ट्रक्चरल होता है। तो आपको बताना है कि सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों है, ठीक है। सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों होता है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक घर बनाते हैं तो इस घर में, इस घर को बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए छोटे छोटे जो इस इकाइयों का और जिन छोटे छोटे चीजों का, कणों का इस्तेमाल किया गया है, उन छोटे छोटे कण को हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग मतलब जिंदा वस्तुएं हैं जो सांस ले सकती हैं और अपने लिए भोजन ढूंढती हैं, ऑल द लिविंग, वो लिविंग है, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी चीजें ऑक्सीजन ग्रहण कर सकती है, मतलब जो भी हम कह सकते हैं कि खाना खा सकती है, एक तरीके से भोजन ग्रहण करती हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी उसी कैटेगरी में है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यह सब एक सेल से निर्मित होते हैं, और ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर एक बात और कही गई है, ये कही गई है कि जो कोशिका होता है, जो सेल्स होता है, वह डिवीजन होता है, तो कोशिका विभाजन भी होता है। मतलब तो कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो आप समझिएगा कि जब एक कोशिका टूटता है तब वह दो कोशिका का निर्माण करता है, मतलब एक कोशिका टूटेगा तब वह दो कोशिका बनेगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बीच बीच में देखिए जानकारी आपको आना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में अगर आपको नॉलेज, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपको थ्योरी के अलावा भी कुछ नई जानकारी पता चले, कुछ नई चीजें प्राप्त, जानकारी आपको पता चले? सब लोग चाहते हैं ना। तो आइए आज आपको एक नया चीज बता रहा हूँ, ये आप लोगों को जब भी आप कभी इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा, मान लीजिए प्राइवेट में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है जानना। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस करने के बाद, या कभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भूख बहुत ज्यादा लगता है, खिलाड़ियों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा देखा गया है। सभी लोग एग्री हैं कि नहीं लगती है? यस, यास्मीन जी, प्रीति जी, भीम प्रकाश जी, शशिकला जी, नितिन चौधरी, दुष्यंत जी, ध्रुव चौधरी, फरीदा खातून, अलका रानी, विशाल जी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद हमें बहुत ज्यादा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है शरीर से, इसलिए हमको भूख लगता है। ये बात भी सही है, लेकिन आपको पहले के मुकाबले, अच्छा, तो ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नॉर्मल डाइट है, जैसे आप डेली या हमेशा आप मानते हैं कि 4 रोटी खाते थे, लेकिन जिस दिन आपने वर्कआउट किया उस दिन आपने 6 रोटी खा लिया। तो ये जो आप एनर्जी वाली बातें कह रहे हैं, तो 4 रोटी आपने खा लिया तो उसको तो एनर्जी आपने दे दिया, तो फिर भी भूख हम ये 2 रोटी एक्स्ट्रा कैसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं?
ये किसी के मन में डाउट है? यस, व्यासपीन जी, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसी में क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस के दौरान हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, हमारे मांसपेशी कोशिकाएं जो होती हैं, क्योंकि हम उनका इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो कई सारी कोशिकाएं नई मतलब टूटती हैं। टूटने का इन द सेंस का मतलब है कि नष्ट होती हैं। अभी जैसे ही आप अपना हाथ आप मारिए, बहुत सारे आप प्रैक्टिस करिए, तो आपके जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और सेल्स का डिवीजन कैसे होता है, मैंने भी बताया कि जब एक सेल टूटता है तब दो सेल का निर्माण होता है। तो ऐसा कैसे होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दौरान सबसे ज्यादा जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, वो टूट जाती है। सबसे ज्यादा कब टूटती है, क्योंकि हम ज्यादा मसल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय हमारे बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं वो टूटती हैं। और एक कोशिकाएं जब टूटती हैं, तब दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा जब आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के बाद आपके सेल्स आपके बॉडी में बढ़ने लगे, तो अब पहले आप एक सेल का खाना खा रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, जो भी आप रोटी खा रहे थे, लेकिन अब आपके जब डिवीजन हो गया, तो आपको दो सेल का खाना खाना पड़ेगा। तो वो दूसरे सेल का खाना कहां से आएगा, एनर्जी कहां से आएगी? इसीलिए हमको भूख लगता है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ऊर्जा खपत से तो होती है, लेकिन ऊर्जा खपत में रेगुलर आप चार रोटी से आपकी भूख मिट जाती है, चार रोटी से आपकी भूख मिट जाती है। लेकिन हमने बोला कि जिस दिन आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हो, या मतलब प्रैक्टिस, अभी नॉर्मल बंदा है, उसके डेली की डाइट चार रोटी है, लेकिन उसको 2 दिन गेम खिला दो और प्रैक्टिस करा दो 1 घंटे का, उसकी डाइट 6 रोटी हो जाएगी। ये 2 रोटी एक्स्ट्रा क्यों खा रहा है भाई, 4 रोटी तो उसको रेगुलर चाहिए। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बात यही था कि सेल डिवीजन होता है, और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन क्योंकि कोशिका टूटती है प्रैक्टिस के दौरान, है ना। तो ये चीज हमारा समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोशिका होती है वो अपना विभाजन करती है। मतलब वो क्या होती है, कोशिका टूट के अपने ही तरह एक नई कोशिका का निर्माण करती है, अपने ही तरह एक, अपना ही तरह फंक्शन करने वाली और अपने ही तरह दिखने वाली एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब जैसा वो पहले से मौजूद है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसमें कोशिकाओं की बात चल रही है, आपने बहुत सारे लोगों ने कैंसर का नाम सुना होगा। तो कैंसर में अब आप समझिएगा कि यही जो कोशिकाएं होती हैं, इसी में से जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं वो तो हमारे शरीर को रेगुलर चलाने लगती हैं, लेकिन कोई भी खराब कोशिकाएं हमारे शरीर में पनप जाती हैं। खराब कोशिकाएं इन द सेंस कि जिसमें जहर टाइप का एक होता है। अब जब वो कोशिका हमारे शरीर में या किसी ऑर्गन्स में पनप जाती है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वह कोशिका भी अपनी तरह बहुत तेजी से नए सेल डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेजी से कोशिका बढ़ाने लगते हैं, और जिससे कि शरीर के पूरे अंग में कैंसर फैलने लगता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैंसर कैसे फैला? कोशिका के थ्रू। यस, प्रीति जी, आशु कुमार जी, भीम प्रकाश जी। तो ये जो खराब कोशिकाएं हैं, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो शरीर में जहर और चीजों को फैलाती हैं, अगर एक कोशिका पैदा हो गई शरीर में, तो आप समझिए कि आपके शरीर में उस तरह के इतने सारे कोशिकाएं कुछ दिन में इतना तेजी से बढ़ने लगती हैं कि वो शरीर में पूरे कैंसर पूरे तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसी को हम कैंसर कहते हैं। यही चीज है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैंसर जो कोशिका होता है, कोशिका का विभाजन भी होता है, वो अपनी तरह एक नई कोशिका बनाने के लिए माहिर भी होती हैं। विच टर्म्स ऑफ बायोलॉजी मीन्स रिप्रोडक्शन, और बायोलॉजी में इसी नई कोशिका के विभाजन को मायोसिस और माइटोसिस भी कहते हैं, या विभाजन जब होता है तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होता है। तो एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी कंप्राइजेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, एक चीज और समझिएगा ध्यान से, कि जब भी एक कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल होंगे, अनुवांशिकी चीजें होंगी, अनुवांशिकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अनुवांशिकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हेरिडिटी से संबंधित सामग्रियां होंगी,
तभी तो आप देखिए कि आपका जो बॉडी का फेस है या आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं, मैं बता दूं, 30 to 50% आपके पूर्वज से, आपके कोई भी आप जैसे घर में हो सकता है दादा दादी से या नानी के तरफ से, है ना, मैच जरूर करेगा। 30% तो मैच करेगा ही करेगा। जिसका नहीं करता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो जीन्स में थोड़ी सी होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बट एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो सेल्स जेनेटिक मटेरियल्स भी रखते हैं अपने पास। सेल्स क्या रखते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए कितना जरूरी होता है सेल, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब एक सेल होता है तो सेल का जब ग्रुप होता है, मतलब कई सारे जब हम सेल्स को मिला देते हैं तो कई सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो निर्माण करते हैं एक टिश्यू का। ये हमारा टिश्यू का निर्माण करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा नहीं है, हर एक सेल्स का अपना अपना फंक्शंस होता है और अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपना अपना फंक्शन होगा और अपना अपना क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं, उसमें क्या होता है, मसल्स टिश्यू जो होंगे उनके जो सेल्स होते हैं उनके कार्य करने की क्षमता और उनके स्ट्रक्चर की तरीका अलग होगा। अब जो न्यूरॉन होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस सेल होते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता और उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो अब यहाँ पर जो मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स बोला कि टिश्यू हो जाएगा, लेकिन ऐसे टिश्यू नहीं होगा। यह सेल्स, जब वो सेल्स का ग्रुप एक समान, जैसे आप बता सकते हैं ना कि जैसे एक समान धर्म के लोग, एक एक समान धर्म के लोग अपनी एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको अन्यथा पे मत लीजिएगा आप लोग। तो वैसे ही क्या होता है कि सभी सेल्स जब समान सोच वाले लोग मिलेंगे तभी तो एक नए धर्म का स्थापना होता है, सब लोग जुड़ते हैं उनसे। तो वैसे ही समान सेल, मतलब सेल का ग्रुप तब बनेगा जब वह मतलब एक सेम फंक्शन करने वाले और सेम स्ट्रक्चर के होंगे, तब वह मिलकर बनाते हैं एक टिश्यू। और जब टिश्यू मिल जाते हैं, समान स्ट्रक्चर और समान फंक्शन के टिश्यू मिलते हैं, तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। सब ऑर्गन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। और जब ऑर्गन्स का ग्रुप मिलता है तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, या ओनली सिस्टम भी बोलेंगे तो गलत नहीं है। तो पहले बनता है सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन, या उसके बाद ऑर्गन्स के ग्रुप को मिला के बनता है, ऑर्गन्स के ग्रुप को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम से मिला देते हैं, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन बॉडी को तैयार करते हैं, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। और जब ह्यूमन बॉडी, कई सारे ह्यूमन बॉडी मिलते हैं, आपने सुना होगा दो या दो से अधिक का ग्रुप, तो क्या बनता है, दो या दो से अधिक लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का ग्रुप जब मिलता है तो क्या बनता है, संगठन बनता है, समुदाय बनता है, ग्रुप बनता है, ठीक है, सोसाइटी बनती है ना। तो ये है दो या दो से अधिक लोगों का, तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो कई लोगों का मिलकर पॉपुलेशन बनाता है। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा लंबा थ्योरी खींच रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, तो अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए सेल्स जो होते हैं, अभी हमने एक बात कही थी, लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल्स पाए जाते हैं। तो दो चीजें लिविंग में है, एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और कुछ जगहों पे है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाया जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यदि किसी कोशिका में परमाणु झिल्ली, अब ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, के बिना परमाणु सामग्री होती है तो इसे
कैरेटिक सेल्स कहते हैं, कोशिका के रूप में जाना जाता है। कुछ जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, जिससे बैक्टीरिया में भी ये सेल्स पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल में भी ये शामिल होते हैं। अब ये क्या होता है, नीले हरा शैवाल और बैक्टीरिया क्या है, ये तो बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। बस आप ऐसा समझिए कि ये जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, तो इनका सेल वॉल नहीं होता या सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, एक तरीके समझिए। और जो यूकैरियोटिक वाले होते हैं, इनका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति होती है, जिसकी वजह से ये इनमें कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो छोटा सा बस यही डिफरेंस आप समझिएगा। जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, तो हम लोगों का देखिए, अब यहाँ पर जानवर और इंसान और पौधे, इन दोनों की बातें आ गई, और ये दोनों ही क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बस इतना आप जानिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा सेल के अंदर जाएंगे, जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो मैंने भी बताया था कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, या ह्यूमन बॉडी बना है छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर, तो छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर बना है, तो उसको ऑर्गन्स कहा गया वहां पर। लेकिन सेल्स क्योंकि खुद एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे हम कह सकते हैं, तो उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, बिकॉज कि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से इनको आप देख पाएंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे ये, तो इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कई हजार या कई करोड़ सेल मिलकर आपका एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये कैसे दिखेंगे, जब आप एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको दिखना शुरू होंगे। और हर एक सेल के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस बहुत जरूरी होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, हम लोग आगे पढ़कर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए ये सेंटर में स्थित होता है, इस तरीके से सेंटर में स्थित होता है, और सेल के हर एक एक्टिविटी को नियंत्रण करने का काम करता है। इसी वजह से इसको हम कोशिका का नियंत्रण केंद्र और कोशिका का प्रबंधक, मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स मैंने कम से कम 7 से 8 बुक पढ़ा है, और उसके बाद इस पॉइंट्स को मैंने निकाला है, और आपको मैं डायरेक्टली परोस रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र और प्रबंधक भी कहा जाता है किसको, न्यूक्लियस को। आगे बात करते हैं सेल का, इसको ब्रेन भी कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछे कि कोशिका का ब्रेन सेल के किस ऑर्गेनल्स को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इसको न्यूक्लियस को केंद्रक को कहा जाता है, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मैंने बताया था ना, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये हमारा, अभी हम लोग इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो और पता चलेगा कि इसमें डीएनए पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब आप जाएंगे तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यही डीएनए जो कि एक धागे के समान होता है, किसके समान होता है, एक धागे के समान होता है, पाया जाता है। इसमें एक आपको बता दूं कि इस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आप बॉल टाइप का देख रहे होंगे थोड़ा सा, इसके अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है। और आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी किसी भी सेल को पकड़ने के लिए एक टर्म्स याद रखिएगा, एक कीवर्ड्स बता रहा हूं आपको, कि कभी भी वो क्या पूछ रहा है कि सेल या कोशिका के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम लोग साइटो वर्ड से बताएंगे। क्या बताएंगे, साइटो। कोशिका को एक तरीके से हम साइटो के नाम से जानते हैं, साइंस मतलब बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल नेम हम उसको साइटो के नाम से कोशिका को जानते हैं, सेल को। तो आप समझिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैंने ऐसा क्यों बताया, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है।
और जो भी आपके अंदर लिक्विड पाया जाएगा उसे प्लाज्म के नाम से बोला जाएगा। क्या नाम से बोला जाएगा? प्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जब लिक्विड पार्ट आया और लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्म कहते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी प्रकार से जब आप सेल देख रहे हैं और सेल के अंदर भी तरल पदार्थ, ये देखिए ये तरल पदार्थ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी तरल पदार्थ के अंदर ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं और वो तैरती रहती हैं, वो तैरती रहती हैं। तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए आगे देखिएगा, आएगा अभी इसके बाद। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। तो न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म, देखिए ये जो कोशिका के अंदर ये जो तरल तरल गाढ़ा बड़ा पदार्थ है, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने बताया साइटो मतलब होता है कोशिका और प्लाज्म मतलब होता है उसके अंदर का लिक्विड। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म यह कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो पानी और लवण का बना होता है। ठीक है, यानी वाटर और मिनरल्स का बना होता है, जिसकी रेशियो कितनी होती है? 3:1। यानी 3 अगर पानी होगा तो 1 उसमें क्या होगा? मिनरल्स का कंटेंट होगा। यह कोशिका का फंक्शन क्या होता है? यह कोशिका हमारे शरीर को नमी प्रदान करती है। जैसे आपको जब हवा चलता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? कोशिका के अंदर जब वो हवा प्रवेश करता है आपके छिद्र से, आपके स्किन के जो छिद्र होते हैं उससे प्रवेश करता है, तो वो नमी वहां पे महसूस होकर, और क्योंकि यह हमारे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं इनके कनेक्शन, तो हमें महसूस होता है ठंड। इसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन? एनारोबिक का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसको? साइटोप्लाज्म में। यानी कि जो भी हम छोटे मोटे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे सेल्स को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो वो हमारे प्लाज्म साइटोप्लाज्म ही उस एक्टिविटी को, उसमें जो उनके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उससे ही उस एक्टिविटी को कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप ज्यादा एक्टिविटी देर तक कंटिन्यू कर रहे हो तब साइटोप्लाज्म काम नहीं करेगा, उसकी ऑक्सीजन आपको नहीं देगा, या उसके अंदर जो स्टोर ऑक्सीजन है वो आपको सप्लाई नहीं करेगा, तो वो जाएगा किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये जो कोश आप देख रहे हैं ना, ये जो कोशिका की ये जो ये दीवार जो देख रहे हैं कि हर कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर यानी इस दीवार को इस तरह से जो बनाए हुए है, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो जो मेम्ब्रेन किसका बना है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें लिपिड का मिश्रण ज्यादा होता है प्रोटीन के मुकाबले। यह सेल यानी कोशिका को शेप प्रदान करता है, यानी कि शेप मतलब क्या कह सकते हैं? आकार प्रदान करता है। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों को संचार करती है। मतलब जैसे अगर इसमें कोई पोषक तत्व आया है तो वो इससे तैरकर दूसरे वाले में भी जाएगा, लेकिन ये किसके द्वारा? ये इसके द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा एक और ऑर्गेनल आता है जिसको कहते हैं गोल्गी एपराटस। तो गोल्गी एपराटस का मतलब क्या होता है? कोशिका का, इसको हम कोशिका का यातायात पुलिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण जान लीजिए आज। क्योंकि इसकी अनुमति के बिना कोई भी पदार्थ सेल के अंदर, मतलब दूसरे सेल से इसके सेल में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, ऑफ द सेल। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता यहां से, सेल से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अनुमति के बिना कोशिका के अंदर या बाहर आया जा नहीं सकता। इसे कोशिका का गुर्दा भी कहा जाता है। देखिए कोशिका का गुर्दा, गोल्गी एपराटस,
कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? फटाफट हमको आंसर दीजिए। देखिए कितने लोग एक्टिव हैं। कोशिका का ब्रेन अभी हमने बताया था आपको। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं भाई? सेल आप बता दीजिए। न्यूक्लियस। यस। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। इसे लिबोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि गोल्गी एपरेटस को हम लिबोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये क्या चीज है? तो एक टर्म है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि लिकोकॉन्ड्रिया या लिबोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? सेल से संबंधित है। ठीक है, सब याद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने बताया ना कि 7-8 किताबों से पढ़ने के बाद ये चीजें बनी हैं, ऐसे ही नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्गी एपरेटस होता है ये रीसिंथेसाइज, रीमैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल वॉल का भी काम करती है। यानी कि जो प्रोटीन का रीसिंथेसाइज भी काम करेगी, रीमैन्युफैक्चर भी करेगी। किसका? अगर सेल वॉल टूट गया है तो पैकेज, उसको पैकिंग करने का भी काम करती है। आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये है हमारा ऑर्गेनल, सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एक्टिविटी के दौरान आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होता है और जो आप एटीपी सूर्य आपका जाता है, एटीपी एनर्जी जो आप बोलते हैं सेल के अंदर या मसल्स के अंदर रहती है, तो यही एटीपी एनर्जी इसी के पास रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहते हैं, श्वास केंद्र भी कहते हैं। बिकॉज कि जिससे सेल ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब अगर आपको कार्य करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो आपके सेल में ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो हर एक हमारे शरीरों में मैंने बताया कि करोड़ों की संख्या में क्या होती है? सेल होती हैं। और हर सेल में आपका एटीपी एनर्जी जो आप खाते हो, तो वो एनर्जी जाकर इस सेल में या इस माइटोकॉन्ड्रिया में सेल में जाती है और सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होती है? ये धीरे धीरे क्या होती हैं? ये धीरे धीरे एनर्जी ब्रेक होकर टूट कर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तभी आपके सारे मसल्स और सारी चीजों को आप अपने हिसाब से मूव करा पाते हो। क्या करा पाते हो? मूवमेंट करा पाते हो। ठीक है, तो इसको हम ऊर्जा का घर, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। और इसी के नाम पे ही हमने, क्योंकि सबसे मेन जरूरी है, और मेरे चैनल का भी नाम आप इसी के नाम पे रखा गया है, पावर हाउस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ही मेरा चैनल का नाम और सारी चीजों का नाम। ठीक है, आगे बात, क्योंकि सबसे जरूरी है सेल। आपका फिजिकल एजुकेशन में पावर हाउस ही नहीं है आपके पास, ऊर्जा का कोई एक घर ही नहीं है जो आपको हमेशा ऊर्जा देते रहे। तो हम अपने नोट्स के माध्यम से, अपने किताब के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से आप सभी के शरीर में, आपके दिमाग में ऊर्जा भरने का कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी होता है और इसे बायोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, बायोब्लास्ट कहते हैं। क्यों बायोब्लास्ट कहते हैं? क्योंकि तुरंत जब हमको एनर्जी चाहिए होता है तो तुरंत वहां से एटीपी मिल्स, एटीपी संचरण किया जाता है वहां से। और इसमें आपको बता दूं कि एरोबिक, यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी ज्यादा देर तक करते हैं तो यह एरोबिक स्ट्रक्चर पे काम करती है। यानी एरोबिक रिस्पिरेशन इसके अंदर होता है, एरोबिक। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें हैं जैसे क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम मैंने बताया था कि भाई आपका गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये भी आपका किसके मिला हुआ है? ये भी आपके सेल के अंदर होता है, जिसके द्वारा ही मैंने बताया था कि अनुवांशिक के जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से चलता है, क्रोमोजोम से। यह क्या होता है? यह धागे के समान दिखता है, जो इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम 23 जोड़ी में पाई जाती है, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जिसको हम जीन कहते हैं। और यह जो जीन होती है या क्रोमोसोम है, ये किससे बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या है? आशु जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो यहाँ पर क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपके न्यूक्लियस से इस तरह से चिपका होता है बिकॉज, और इसका जो बाहर का पार्ट होता है वो आपको रफ दिखेगा, और अंदर का जो पार्ट होता है इस तरफ का आप देखेंगे तो ये चिकना होता है। तो जब हमारा दो पार्ट होता है इसका, बाहर का परत और अंदर का परत, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ, जो बाहर वाला है उसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन स्मूथ वाला होता है उसमें प्रोटीन पचाने की क्षमता होती है, प्रोटीन एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जिसे इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया और समझाया। कुछ लोग चाहते हैं कि सर खाली क्वेश्चंस कराएं, तो भाई जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे कर लेंगे क्वेश्चंस? डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे कर लोगे? आप सोचते हो कि पुराने चीजों से ही क्वेश्चन कर लेंगे, तो नहीं कर पाओ, आपको लगता है, लेकिन अभी घुमा दूंगा क्वेश्चन ना, तो देखिए आप घूम जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी की क्या परिभाषा है? फटाफट आंसर बताइए। अब आप लोग की बारी आ गई, मैं कब से बोल रहा था, अब आप लोग फटाफट अपने हाथों को उसको ले जाइए और फटाफट बताइए। ए, शरीर की संरचना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। सभी का ए के शर्मा, शुभम जी, आशु कुमार जी, दुष्यंत जी, मनमीत जी, शशिकला जी, प्रीति जी, हाँ ध्रुव, सुनीता, उज्जवल, शुभम जी। चलिए, बहुत बढ़िया आपका, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो ए यहाँ पर है। सबसे बड़ी खास बात हमारे क्लास की है कि शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी, हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं थ्योरी के बाद, पढ़ाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस को लगवाते हैं, और क्वेश्चंस लगवा के छोड़ नहीं देते हैं। अगर बच्चा कंफ्यूज है, उसने सही से नहीं पढ़ा है, उसे दिक्कत है, और अच्छा पढ़ना चाहता है और अच्छा नॉलेज गेन करना चाहता है, तो एक्सप्लेनेशन को देखकर उससे संबंधित, उस टॉपिक संबंधित और क्वेश्चंस को वो कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका सेल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेल, या व्हाट इज सेल कॉल्ड? जीवन की आधारभूत इकाई, शरीर का सबसे बड़ा भाग, रक्त का हिस्सा, या हड्डी का टुकड़ा? तो दूसरे का भी ए आंसर आ रहा है, फरीदा खातून जी, प्रीति जी, ध्रुव चौधरी जी। तो देखिए इस तरीके से बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। हम अपनों को फर्स्ट लेवल पे भी करा रहे हैं, सेकंड लेवल पे भी ले जाएंगे, थर्ड पे भी ले जाएंगे, और फोर्थ लेवल पे हम हर एक टॉपिक का जो है, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कराने का भी मेरा लेवल 1 है, लेवल 2 है, और लेवल 3 है, और लेवल 4 है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग लेवल 2 पे आएंगे। तो 4 ऑप्शन वाला जो सिंपल एमसीक्यू होता है, इसको हम लोग लेवल 1 कहते हैं। अब मैक्सिमम लोग, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म किससे भरा होता है? हवा से, विथ वाटर एंड वेरियस सब्सटेंस, ओनली प्रोटीन, और ओनली विथ फैट्स? फटाफट आंसर बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है, फरीदा खातून जी, दुष्यंत जी, ध्रुव चौधरी जी, सभी का बी है, खुशबू जी बी है, अशु जी बी है, प्रीति बी है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। देख सकते हैं, गोल्गी उपकरण कहाँ पाया जाता है? ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन एनिमल्स, ओनली इन बैक्टीरिया, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स? घुमा दिमाग, डी, खुशबू केसरी डी बोल रही हैं, फरीदा खातून जी भी डी बोल रही हैं। ठीक है, फोर ए के, हाँ यहाँ पे डी है, फोर्थ का डी है, प्रीति जी का भी डी है। तो आइए देखते हैं कि क्या डी आंसर सही है। जी बिल्कुल सही आंसर है। गोल्गी अपैरेटस जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब में पाया जाता है। इसमें हम प्लांट को भी रख सकते हैं
और एनिमल को भी रखते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स में मुख्यतः क्या होता है? क्रोमोसोम्स में मुख्यतः क्या होता है? ओनली प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, ओनली आरएनए, ओनली फैट्स? आशु कुमार जी बी है, ए के शर्मा जी का भी बी है, सुनीता उज्जवल जी का भी बी है, शशिकला शुभम जी बी है, हाँ प्रीति जी का भी बी है, खुशबू केसरी भी है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ध्रुव चौधरी, ए के शर्मा, हाँ बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका राइबोसोम, मैंने इसमें से हटाया है। ठीक है, हालांकि आप सब लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे भी होंगे। तो क्या होता है राइबोसोम, क्या करता है? वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट बनाना, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए। तो सी ऑप्शन है। शशिकला जी भी सी बोल रही हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करना राइबोसोम का काम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम प्रकाश जी, सुमन जी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। यह छोटी संरचनाएं एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से जानकारी पढ़कर अमीनो एसिड की श्रृंखला को जोड़कर प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से खुरदरी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। कौन से? कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर? खुरदरी। आगे आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा इसको। कब की थी? तो 1665 भी की थी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बी, आठवां का बी आंसर आ रहा है, ओवम। तो आइए देखते कि क्या बी सही है। ये बिल्कुल सही है, जिसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की, अंडाणु। मादा अंडाशय, मादा मतलब फीमेल ओवम। ठीक है, केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस? ऑप्शन नंबर ए हमारा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, आगे है यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, और यूकैरियोटिक में क्या ऐसा पाया जाता है? केंद्रक का भाव होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक होती है, कोशिका भित्ति का भाव होता है, या फिर राइबोसोम का भाव होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेवल देखिए क्वेश्चंस का, मजा आ जाएगा आप लोग को। आप लोग कहेंगे कि सर क्या आपने पढ़ाया, क्या बताया आपने। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये चीजें किसी भी किताब में नॉर्मली मिल जाएगी। अगर आप अपना एक एक टॉपिक, जब तक एक एक ईंट मजबूत नहीं करोगे, देखिए बात जान लीजिए, तब तक आप घर नहीं बना पाओगे। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपका मकान तभी अच्छा बनेगा जब आपका हर एक ईंट घर का मजबूत होगा और घर की नींव मजबूत होगी। और नींव मजबूत करने का जो तरीका मैंने आपको कल बताया कि पढ़ने का क्या तरीका है, लेकिन लोग गलत तरीके से भाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक को पहले थ्योरी पढ़नी है, जैसे कि कल मैंने बताया 30 मिनट्स थ्योरी पढ़ लीजिए, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से क्वेश्चन तुरंत लगाइए। क्योंकि आप अभी ताजा 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 आप पढ़े होंगे ना, तो जैसे ताजा हम पढ़े हैं तो क्वेश्चंस को हम करने में ज्यादा केपेबल होंगे। थोड़ी देर बाद लगाएंगे ना पढ़ने के बाद, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप फंसने लगे और आपके नए कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी भी मजबूत हो जाती है उससे, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर थ्योरी के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
और जब आप नया क्वेश्चन देखते हैं जो आप थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे, तो उस क्वेश्चन को एज अ थ्योरी आप अपने माइंड और कॉन्सेप्ट में बैठा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों का ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के लेवल 2 पे। सभी लोग तैयार है लेवल 2 के लिए? आइए लेवल 2 पे चलेंगे क्वेश्चंस के। अब मान लीजिए एग्जाम में आप तैयारी किए करके गए सिंपल क्वेश्चन का, और क्वेश्चन सिंपल ना आया तो आप क्या करेंगे? वहां पे आप ये कहेंगे, और आप जानते हैं कि यूपी में और कहीं भी वैकेंसी 7 साल या पंचवर्षीय योजना है, और 3 बार आपने गलती किया, 3 बार आपने गलत मेथड चूज किया एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो जिंदगी भर आप बेरोजगार, मतलब एक तरीके से प्राइवेट जॉब कर पाएंगे, सरकारी का ख्वाब छोड़ दीजिएगा 3 बार खाली। बिकॉज कि 15-40 साल हमारा एज होता है, और 40 साल मतलब कि आप 25 साल में तैयारी कर रहे हैं, 3 बार आपने गलती कर दिया, 40 साल के बाद आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, नॉर्मल केवीएस नवोदय ये सब चीजों से तो आप वंचित रह जाएंगे। कुछ तो 30 पे ही है, तो 2 बार में ही खत्म हो जाएगा कहानी आपका। तो शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए, खाली पुराने क्वेश्चन पढ़कर रटते हुए बेवकूफ मत बनिए, बन रहे हैं लोग। और क्या किया जा रहा है, खाली वही पुराने क्वेश्चंस को इधर से उधर उठा के 120 क्वेश्चन आ गया जी सेट बनाकर बेच रहे हैं कि ये हमारे कोचिंग का नोट्स था, 120 क्वेश्चन का हमने 10 प्रैक्टिस सेट बना दिया। अबे बेवकूफ, नया क्वेश्चन पढ़िए, नया, तब माइंड खुलेगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग और समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम सभी से, और एक बार फिर से हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग अपना नया लेवल 2 क्वेश्चंस। तो लेवल 2 क्वेश्चंस यहां से शुरू होता है हमारा। ठीक है, तो लेवल 2 क्वेश्चंस में यहां आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर करेक्ट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी संबंधित आपको करने हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जो मैंने कल ट्रिक बताया था उस ट्रिक से माध्यम से आप इसको सॉल्व करिए, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व करिए। मुझे नहीं पता रहा, मुझे नहीं पता। देखिए जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे निकलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आगे नहीं निकलेगा, और ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी होता है अगर वाकई आपको तैयारी एग्जाम निकालना है। मैं आपका सही राह दिखा रहा हूं, गलत नहीं। ठीक है, जिससे आप एक नहीं कई वैकेंसी निकालेंगे, जैसे कि मैंने निकाला है इसी पैटर्न पर। बताइए किसी का आंसर नहीं आया अभी? डी आ रहा है, आशु जी का, भी प्रकाश का, और किसी का? प्रीति जी डी। सभी लोग बोलिए, मयंक जी हैं, ध्रुव जी हैं, अमृत राज जी भी, आराधना जी भी। आराधना जी एक भी आंसर आपने नहीं दिया अभी तक, आप लोग लगा के छोड़ के चले गए लग रहा है ऐसे ही। सभी लोग दो भाई आंसर। डी, तो आइए देखते हैं कि क्या डी सही है। तो पकड़ने का कारण मैंने ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको अपने मन में दो पोल बनाने हैं, दो मन बनाने हैं। एक ये वाला पोल, जैसे आप खो खो का पोल होता है ना, वैसे ही पोल बना लो, और एक पोल को आप पॉजिटिव कहो 100%, और दूसरे पोल को आप क्या कहो, निगेटिव कहो 100%। ठीक, और अब आप डिसाइड करो कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि आप या तो 100% राइट हो तो तब बताओ, और 100% रॉन्ग हो तो बताओ, बीच में हो तो छोड़ दो उसको स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट, एनाटॉमी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो ये पहला स्टेटमेंट 100% राइट है, तो हम इसके साथ जाते हैं। अब जिस ऑप्शन में आपका एक नहीं दिया है उस ऑप्शन को काट दीजिए, तो बी वाला हमने काट दिया।
पहला अटेम्प्ट, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अब बाकी सब में एक एक दिया हुआ है। फिजियोलॉजी स्टडीज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ये 100% श्योर है, दूसरा भी सही है। अब जहां दूसरा को नहीं दिया हुआ उस ऑप्शन को काट दो। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, एक मिनट। तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा भी हमारे पास आपसे 100% श्योर है और 100% श्योर है, तो इसका मतलब कि जहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं दिया उसको भी काट दो, तो ये भी कट गया आपका। अब आप देखिए तीसरा भी कट गया आपका। तो अब इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका डी आंसर सही हो गया। अच्छा, फायदा क्या हुआ उससे कोई बताएगा? इस ट्रिक से क्या फायदा हुआ, कोई बताए? समय की बचत सर होगी। इससे वेरी गुड। समय बचत होती है और जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाता है। हाँ, जैसे आप लोग क्या कहते थे, जिन लोगों ने DSSB इससे पहले दिया था 2021 वाला, आप लोगों में से लोगों ने दिया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि 70% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आया था। यहाँ तक कि केवीएस में भी और नवोदय में भी तकरीबन 20% से 30% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता है। नवोदय में भी यही आता है, स्टेटमेंट पढ़ के बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी आप लोग देखेंगे कि अभी हम लोग जब गेम वाला टॉपिक करेंगे, जैसे उसमें गेम का कोई इक्विपमेंट है तो उसका साइज, उसका वेट वाला भी इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, EMRS हो गया, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं उनका जो लेवल होता है फिजिकल एजुकेशन का, वो अब ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस पर डिपेंड हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? तो अब देखिए कि हमने 2 स्टेटमेंट पढ़कर, बाकी 3 को तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको छोड़ो, ये गलत है सही मतलब नहीं है, हमको मिल गया आंसर। हमको मिल गया आंसर तो हम बस चले जाएंगे डी के साथ, टाइम बचाएंगे अपना एग्जाम में, बिकॉज की 1 सेकेंड हमारे लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण, एक एक सेकेंड। चलिए, तो आप सभी लोग सच बताइएगा कि इससे पहले आपको कभी किसी ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताई थी, या कभी बताया ऐसा? कहीं आपने कहीं यूट्यूब पे देखा या किसी टीचर ने आपको बताया, ऐसा गाइड किया? नो नो सर, नो सर। हाँ, तो ऐसा फर्स्ट टाइम है, जैसे ये बोल रहे आशु जी, ऐसा इसलिए फर्स्ट टाइम है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने खुद एग्जाम निकाले हुई हैं, जैसे मैंने 7 गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो ये हवा में क्वालिफाई थोड़ी ना किया है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी एक एग्जाम निकाल दिया, हो सकता है कि तुक्का से निकाल दिया होगा, 2 एग्जाम निकाल दिया तो तुक्के से निकाल दिया होगा, 3 एग्जाम निकाल दिया तो तुक्के से निकाल दिया होगा, 4 एग्जाम निकाला तो तुक्के से निकाल दिया, लेकिन बार बार एग्जाम निकाल रहा है जो फॉर्म भर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो तुक्का नहीं है, क्या है? जल्दी बताओ। मेहनत है। नहीं, हुकुम का इक्का है। मेहनत तो वही है, हुकुम, वो तुक्का नहीं, कहावत बोल रहा हूं मैं, हुकुम का इक्का। मतलब सबसे बड़ी, मतलब इसको, इस हुकुम के इक्के को आप जहां भी रह जाओगे, ताश की बाजी या जीवन की बाजी जीत जाओगे। तो इसका मतलब इक्का सबसे ज्यादा मूल्य होता है इसका, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे हैं, उनको चाहिए स्मार्ट बोर्ड। मेरे पास इतना पैसा नहीं स्मार्ट बोर्ड लाऊं मैं। चलिए, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूक्लियस आर करेक्ट? अब न्यूक्लियस संबंधित बातों को बताएंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लेवल 3 पे चलेंगे। लेवल 3 क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए भाई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सुनीता जी, मेरे को तो स्क्रीन शो हो रही है, और किसी को दिक्कत है क्या ऐसा? नहीं, मनवीर जी,
शशिकला जी नहीं, प्रीति जी भी, सब लोग बोल रहे नहीं हो रही है। तो एक बार काम करिए, आपका नेटवर्क हो सकता है डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा सा, एक बार फिर से जाइए और वापस आइए। हाँ, विशाल जी का सी आंसर आया है, विशाल जी का सी आंसर है, वेरी गुड। अभी तक किसी का नहीं आया है। आ गया तो ए के शर्मा का डी आ रहा है, शुभम जी का भी डी आ रहा है, प्रीति जी का भी डी आ रहा है। विशाल जी डी, अभी सी बोल रहे थे आप, चलिए ठीक है डी। तो डी में क्या है, 1 2 3। यस। तो अभी जैसा कि हमने बताया था ऊपर आपको कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस केंद्रक में कोशिका की अनुवांशिकी सामग्री होती है, ये हमने बताया था। केंद्रीय झिल्ली एक परत होती है, देखिए ये हमारे थ्योरी में नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस लगाने से आपका दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर आपने थ्योरी पढ़ा और एक कुछ आपको नया, ये मतलब अगर आप ठीक लग रहा है आपको और जो मेरे बुक में नहीं है ये पॉइंट, तो आप वहां पर ऐड कर दो, ऐड डाउन कर दो। जो भी आप नया पढ़ते हो मेरी किताब को खोलो और उसमें पेंसिल से ऐड डाउन कर दो कि ये नया मिला जो सर की किताब में नहीं है। इससे आपका अलग से नोट बनाने की जो दिक्कत है वो नहीं रहेगी, कर दो उसी में। और नहीं है जगह, जगह नहीं है तो क्या करोगे बुक में, आप वो ले लो जो वो कहते हैं नोटिंग पैड आती है, नोट पैड लगा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समय बचाओ। कुछ लोग खाली अपना नोट्स बनाने में, नोट्स नहीं बनाना है एग्जाम तक, सेल्फ स्टडी चाहिए कम से कम साल भर। वो 1 वर्ष का अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। खाली नोट्स ही बनाने में दिन भर इधर चलते रहोगे तो कभी नहीं। 1 साल तो आपको नोट्स बनाने में चाहिए, 1 साल नोट्स बनाने में और 1 साल सेल्फ स्टडी में। लेकिन अब नोट्स बनाने का झंझट छोड़ दो क्योंकि मैंने दे दिया है ऑलरेडी आपको, 98% तो दे दिया है। 1% 2% आपका देखिए छूटा है, कोई भी किताब संपूर्ण नहीं होती। चलिए, तो 1 2 और सारी चीजें हमारे यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि क्या डी सही है। तो यहाँ पर 1 3 4 सही बता रहा है, दूसरा गलत है। सिंगल लेयर्ड नहीं होता है केंद्रीय झिल्ली, ये गलत है। देखिए नया चीज पता, 1 3 सही था, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। हाँ, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम फॉर्मेशन, ये सही है। 1 3 4 सही है, तो डी गलत है और यहाँ पर ए सही है। ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें हम 100% श्योर नहीं थे, तो 100% श्योर नहीं थे तो कब तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, जिसके लोग के मन में आ रहा है बताइए, आज मैं इसको भी क्लियर ही कर देता हूं आपका। प्रीति जी, विशाल जी और अलका रानी जी कि सर इस तरह का अगर कभी हो जाएगा तब क्या करेंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं, हम अब इसको देखते हैं कि हमको नहीं पता है इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते, हमारा जीरो हो गया नॉलेज। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने बताया था, सबसे पहले आप 100% निगेटिव पॉइंट या 100% प्लस पॉइंट पे जाइए। ठीक, तो पॉजिटिव में जाइए या निगेटिव में जाइए। तो यहां पर तो पहला तो हम श्योर थे, तो जहां पर दूसरा है उसको काट दो, काट दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सिंगल लेयर्ड, ये हमको पता नहीं है, हम कंफर्म या श्योर नहीं है, तो जब हम श्योर नहीं होते हैं तो लीव दिस स्टेटमेंट 50-50। अभी हमको भी नहीं पता था, तब 50-50 हम इसको क्या कर दिए, अभी छोड़े हुए इसको। थर्ड पे जाएंगे, न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, यस 3 एकदम सही है। तो जहां 3 नहीं दिया उसको काट दो, तो यहां भी 3 नहीं दिया हुआ है। फिर आप धीरे धीरे अंदर चलते चले जाएंगे, यहां पर अभी 50-50 है, अब 1 2 3 सही है या 1 2 1 3 4 सही है, तो
तो 1-3 तो सही है, दूसरा वाला अभी हम 50-50 में, इसको काटेंगे भी नहीं। यहाँ पे बोल रहा है न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम फॉर्मेशन, इसमें भी हम 50-50 है, मानता हूं मैं, आपके पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं। अब 5वें पर आएंगे, ऑल सेल हैव मल्टीपल न्यूक्लाई, नहीं, ये बिल्कुल गलत है 5वां आंसर। तो 5वां तो बिल्कुल सही है, और ऑलरेडी 5वां कट चुका है। तब आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपको फंसा दिया है। अब आप इसको भी 50-50 मान के चल रहे थे और इसको भी 50-50 मान के चल रहे थे, तो इस जगह के लिए आपको लक का साथ चाहिए, यानी कि आप अभी 50-50 में है, या तो ए या तो डी में। तो यहां पर आपका देखिए लक काम करेगा, अगर नॉलेज नहीं काम किया तो। और नॉलेज तो ये चीज आपको जानना है, ये करना पड़ेगा भाई, ये देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपका लक कैसे साथ देता है ये भी आपको वहां देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये ज्यादा ठीक बताया। आगे अब हम लोग मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं लेवल 3 पे, और इसके बाद हम लोग इसको आज के लिए खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। सर दोनों में 2 ऑप्शन कट तो चुका था। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर आपका लक बचाएगा आपको। वो सर दोनों का ऑलरेडी ऑप्शन दोनों कट चुका है ना, तो फिर तो मिल तो गया पहला। कौन सा दोनों ऑप्शन, हम काटे कहाँ हैं इसको, हम अभी डाउट में थे ना, दूसरा वाला हम तो बोले कि 50 मान लीजिए मैं नया पढ़ने वाला हूँ, और मैं इस स्टेटमेंट से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं 100% श्योर पे जाऊं। सर बी वाले में दूसरा कट चुका है ना, तो ऑलरेडी मिल चुका। हाँ, ये देखिए आपने बहुत सही बात बताई है, ठीक है। देखिए ये वही चीज है, आपको थोड़ा सा अपना भी लगाना पड़ेगा, कुछ लोग आपकी बात समझ पा रहे हो, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी तक हम तो सिर्फ 1 और 3 को सही मान रहे थे ना, तो हम तो अभी यही 1-3 को लेके चल रहे हैं, यही तो हमारा। बी सी आपने काटा, तो आप ये कह रहे हैं कि बी वाले में दूसरा ऑप्शन है, तो इसका मतलब कि दूसरा होगा ही नहीं जी। हाँ, तो यहाँ पर आपको यही अपना ब्रेन लगाना है या लक लगाना है, दोनों में से एक लगाना है, यही चीज आपको वहां पे दिखानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चंस है, और मैच द कॉलम क्वेश्चंस आपका एलटी एग्जाम में आएगा 20, और उसमें ऐसे डायरेक्ट हो सकता है कि ऐसे मिलाने वाला ना दे, उसमें पता है कैसे देगा, उसमें ये बोलेगा कि 4 वो मिलान देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, ये वाला भी क्वेश्चन देगा कि इन 4 ऐसे मिलान दे दिया उसने, सही से मिलान देगा, और किसी एक का मिलान सही नहीं देगा ऑलरेडी, तो आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। तो सी आंसर आ रहा है, ए.के. शर्मा जी का सी आया आंसर। न्यूक्लियस क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ये आपका पहले का सी आ गया, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना पड़ा नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन देखने में भारी होते हैं, होते कुछ नहीं है। अब हम, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पूरा, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ। टाइम बचाने के लिए आप एक मिलाकर क्वेश्चन से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम बचाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात है, ये पूरी क्लास चल रही है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कोशिका का पावर हाउस, तो दूसरे का ए, ये भी सही है। राइबोसोम तीसरे का बी, प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका झिल्ली, ये आपका सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, परागम्यता होती है इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्रोमोसोम बताना है, फटाफट बताइए इसका आंसर। ये लेवल 3 पे है, लेवल कितने होने चाहिए, अगर वाकई आपको तैयारी करनी है, मैं बताऊं तैयारी करने का सही तरीका क्या है, जब आप यूपीएलटी का सिलेबस उठाएं, उठाने के बाद आप अपने आप से यह कह पाए,
आप अपने आप से क्या कह पाए, आप अपने आप से यह कह पाए कि आप इस यूपीएलटी के सिलेबस से किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो, किसी भी टॉपिक से, और कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं 100% जवाब दे पाऊंगा अगर आप इस तरह के हिम्मत और इस तरह की चीजें अपने आप में क्या पास सेल्फ का हो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं कहना है। आप अपने आप से यह बात का जब कह पाओगे कि हाँ इस टॉपिक से किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, तब जाकर आपकी जो तैयारी होगी वो 100% सही होगी। और 100 तो मान ही नहीं सकते, हमेशा 99.9% लेके चलना चाहिए इसको। अगर इस तरह की आपके अंदर है, आप अपने आप देखिए, हर व्यक्ति अपने स्वयं की क्षमता को जानता है। हाँ ये बात सही है, कुछ लोग ज्यादा कम आंक लेते हैं और कुछ लोग ज्यादा आंक लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपनी क्षमता को एकदम सही सही आंक पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था यहाँ पे, गोल्गी एपरेटस। तो ये क्या होता है गोल्गी एपरेटस, तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला कौन है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। लाइसोसोम जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पाचन करता है, बिकॉज सेलुलर गार्बेज डिस्टाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज कि इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है, ये जो भी चीजें कोशिका या सेल में ऐसी पाई जाती हैं, जो भी गंदगियां होती हैं उनको वो पचा लेता है, खा लेता है, सही है। तो पहले का बी और दूसरे का ए, तो पहले का बी और दूसरे का ए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का सी देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करने का भी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है वही मैंने बताया कि पहले जो सबसे पहले आपको जो सबसे पहले आता हो, 4th नंबर, 3rd नंबर, 2nd नंबर, 1st नंबर, इसमें से जो भी सबसे पहले आपको आता है आप उसको पहले पकड़िए, जिसके लिए आप 100% श्योर है कि इसका मैं सही बता दूंगा, इसमें से इन चारों के ऑप्शन में से उसको पकड़कर ऑप्शन को काटना शुरू कर दीजिए। तो कभी भी आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। यही ट्रिक है, यही समय बचाने का तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में, तभी आप। और देखिए हर एग्जाम में आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को हिलाएंगे, दिमाग को थोड़ा सा वाइब्रेट करने पर, सोचने पर मजबूर करेंगे। बस इसी 20 क्वेश्चन के लिए ही सारा जद्दोजहद हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया, लेवल 3 है। अब लेवल 4 भी हम एक बात कह रहे थे आपसे कि लेवल 4 तो सर हम कराते ही नहीं। आप लोग यही बोलेंगे कि सर आप तो लेवल 4 कहाँ कराते क्वेश्चन। तो लेवल 4 आपके एलटी उसमें नहीं आने का चांस है, इसलिए नहीं कराता हूँ। लेकिन केवीएस और नवोदय में आएगा तो वो कराऊंगा। अब बोलोगे सर वो क्या है, तो वो आपका बीपीएससी भी इस समय करा रहा है। तो वो क्या है, वो है आपका एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो आएगा तो मैं इंक्लूड करूंगा, अभी आ नहीं रहा है इसलिए इसमें फालतू का मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और डीएनए, इसको मैच कॉलम करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ए प्रीति जी ए, आशु कुमार जी ए, यस, ध्रुव चौधरी जी का ए आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या है आंसर सही है। कोशिका द्रव्य, द्रव्य मतलब साइटो, कोशिका अंग को, मीडियम फॉर सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगों का माध्यम होता है। पहले का डी है, थर्ड का ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब दूसरे का देखते हैं कि दूसरे का सी बता रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपके मेम्ब्रेन सराउंडिंग न्यूक्लियस, नाभिक को घेरने वाली जो झिल्ली होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, तीसरे का बी, कोशिका के बीच में जो एक सीमा बनाई जाती है उसे कोशिका भित्ति या बाउंड्री बिटवीन द सेल वॉल, ठीक है।
और डीएनए मतलब वंशानुगम या कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेड्स। तो ये आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। एक बार आप लोग बताइए कैसी क्लास लगी आपको। फटाफट आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करिए। आप सभी धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, अमृत राज जी और अलका रानी जी, चौधरी जी धन्यवाद। विशाल जी, देखिए थ्योरी मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग थ्योरी से भागते हैं। थ्योरी से भागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ आज नया जानने का अवसर मिले, और वो अवसर आपके लिए जी। मयंक मिश्रा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का। और मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म करिएगा, मैं आप सभी के चीज़ों को सही कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि सही रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।